हमने हमने ये बोला कि भाई भारत में वर्ष भर वर्षा होती है, सालों भर वर्षा होता है किसी न किसी क्षेत्र में। आप अगर देखेंगे भारत के मैप उठा करके तो जून जुलाई के महीने में संपूर्ण भारत में वर्षा होता है, क्या उत्तर हो, क्या दक्षिण हो, क्या पूरब हो, क्या पश्चिम हो। ये बात सही है, बिल्कुल सही है। अगर आप नवंबर दिसंबर के महीना में देखेंगे तो एक तमिलनाडु के क्षेत्र में, कोस्टल रीजन में नवंबर दिसंबर में वर्षा होता है। जनवरी फरवरी के महीने में देखेंगे तो वेस्ट और गैंगेटिक प्लेन यानी कि गंगा का मैदान और पश्चिमी भारत में, उत्तर पश्चिमी भारत, जैसे कि आप कश्मीर का क्षेत्र में देख लीजिए, हिमाचल के क्षेत्र में देख लीजिए, इधर तो स्नोफॉल भी होता है, बर्फबारी होता है और लोग ट्रैकिंग करने के लिए जाते हैं, स्नो ट्रैकिंग करने के लिए। और ये गंगा का मैदान यानी कि गंगा का मैदान और उत्तर पश्चिम का क्षेत्र, कश्मीर, पंजाब, हिमाचल, पाकिस्तान, इन सब क्षेत्रों में वर्षा होता है जनवरी फरवरी में। अब अगर हम कहें कि मार्च में कहां पे वर्षा होता है, मार्च अप्रैल के महीना में, बता सकते हैं कहां पे होता है मार्च अप्रैल के महीना में भारत में वर्षा? हम लोग पढ़े हैं प्री मानसून, तो पता चलता है कि मार्च अप्रैल में यहाँ पे बोर्डोसिला, झारखंड, बिहार, उड़ीसा में काल बैसाखी। तो मार्च के महीना में असम, बांग्लादेश का क्षेत्र, मार्च अप्रैल की महीना में बिहार, झारखंड का क्षेत्र। इधर चले आइए तो कर्नाटका और केरल का क्षेत्र। कर्नाटका में क्या है? मैंगो शावर। और केरल में क्या है? कॉफी शावर है। तो मार्च अप्रैल के महीना में यहां, नवंबर दिसंबर के महीना में यहां, जनवरी फरवरी के महीना में यहां, और मई जून के महीना में पूरा भारत, मई जून से लेकर के सितंबर तक, सितंबर अक्टूबर, लास्ट अक्टूबर तक, सितंबर तक तो ऐसे होता ही है। 14 से 18 सितंबर तक कन्याकुमारी में रिटर्निंग मानसून के द्वारा, सितंबर में यहां केरल में, अक्टूबर में भी थोड़ा बहुत इस एरिया में, फिर नवंबर दिसंबर में यहां पे। तो मानसून, फिर भी हम मानसून रीजन की जब बात करते हैं या मानसून सेशन की बात करते हैं तो दो ही टाइम पीरियड लेते हैं, समर मानसून और विंटर मानसून। दिन क्या, समर मानसून से पहले भी मानसून का वर्षा होता है, मानसून की तरह वर्षा होता है, लेकिन वो मानसूनी वर्षा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो लोकल कंडीशन या स्थानीय कारक की वजह से वर्षा होता है, न कि इक्वेटर को पार करके ट्रेडिशनल विंड या ट्रेड विंड आती है और आकर के वर्षा कराती है, ऐसा नहीं है। तो लोकल कंडीशन ऐसा जनरेट हो जाता है जिससे वर्षा होता है। तो मानसून की अगर हम बात करें या भारत में वर्षा की बात करें तो कुल मिला जुला करके हमको 4 तरह का वर्षा दिखाई देता है। ऐसा है? बिल्कुल है। तो उन्हीं चारों में से हम लोग एक एक की बात कर रहे हैं, जिसमें से एक बात किए थे हम लोग जून के महीना में उत्तर पश्चिम मानसून की। उत्तर पश्चिम मानसून और उत्तर पश्चिम मानसून का 2 ब्रांच था, अरेबियन ब्रांच और बंगाल की, बे ऑफ बंगाल की ब्रांच, बंगाल की खाड़ी शाखा। ये दोनों ब्रांच के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जब मानसून की आप बात करते हैं तो आपको थोड़ा सा इसकी बारीकियों को देखना पड़ेगा। कौन कौन सा? एक तो समर मानसून यानी ग्रीष्मकालीन मानसून, ग्रीष्म मानसून, फिर शीत मानसून या विंटर मानसून, ये तो आपको पता ही है। अब समर मानसून में एक और चीज हमको पढ़ना है, रिटर्निंग मानसून, लौटता हुआ मानसून, रिटर्निंग मानसून। और इसमें हमको पढ़ना है उत्तर पूर्वी मानसून, जिसको हम लोग शीतकालीन मानसून कहते हैं, उत्तर पूर्वी मानसून। अब यहां पे एक और सवाल पूछा जा सकता है आपसे। हम पूर्णिमा, आप परेशान मत होइए क्योंकि आपका पहला क्लास है, तो ये प्रीवियस क्लास के आधार पे या पिछले क्लास के आधार पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको समझ में आने लगेगा।
अब आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है कि पूरे भारत में सर्वाधिक वर्षा किस से होती है? समर मानसून से, रिटर्निंग मानसून से, शीत मानसून से, या उत्तर पूर्वी मानसून से? सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? आप लोग इसका उत्तर दे सकते हैं। बिल्कुल, इसका उत्तर है समर मानसून से, ग्रीष्मकालीन मानसून। ग्रीष्मकालीन मानसून यानी उत्तर पश्चिम मानसून से। ठीक है, उत्तर पश्चिम मानसून। उत्तर पश्चिम मानसून में भी उत्तर पश्चिम या नॉर्थ वेस्ट मानसून के दो ब्रांचेस है। कौन कौन? अरेबियन और बे ऑफ बंगाल। तो इन दोनों में से सर्वाधिक भारत की वर्षा कहां पे होती है? आप किससे होती है? तो पता चलेगा बे ऑफ बंगाल की ब्रांच से कि अरेबियन ब्रांच से। किससे होती है? किससे होती है सर्वाधिक वर्षा? अरेबियन शाखा से कि बे ऑफ बंगाल की शाखा से? बंगाल की खाड़ी की शाखा से। वेरी गुड। चलिए, आप लोग अच्छा है, आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है, और अगर आप समझ चुके हैं तो आंसर देने में दिक्कत आपको नहीं होगा, और ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपको इसका मेंस का एक आंसर क्वेश्चन लिखना होगा कि जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो उसी में से अब हम लोग चलते हैं कि शीतकालीन मानसून, और उसमें भी एक है लौटता मानसून। तो आज हम दो टॉपिक पे बात करने वाले हैं, समय के अनुसार जितना हो सकेगा। एक तो लौटती मानसून या रिटर्निंग मानसून क्या है, कब आता है, भारत के किस क्षेत्र में होता है, और दूसरा है शीतकालीन मानसून। इस दो पे हम लोग बात करते हैं। इस दो टॉपिक पे हम लोग बात, चार तरह का हो ही गया। एक समर, एक विंटर, एक रिटर्निंग और एक प्री मानसून। प्री मानसून मतलब मानसून के आने से पहले का मानसून, अप्रैल मई, मार्च अप्रैल मई का जो महीना होता है। ठीक है, मार्च अप्रैल में जो जिसको हम लोग विशेष करके असम के क्षेत्र में, कर्नाटक के क्षेत्र में, झारखंड उड़ीसा के क्षेत्र में, केरल के क्षेत्र में देखते हैं, जो लोकल कंडीशन की वजह से होता है। वो प्योर मानसून नहीं है, वो वर्षा कराती है, इसीलिए हम उसको प्री मानसून यानी मानसून से पहले की वर्षा कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि ये रिटर्निंग मानसून क्या है, लौटती मानसून कब से कब के कहा जाता है। तो लौटता मानसून के बारे में जान लीजिए सबसे पहले कि ये 14 से 18 सितंबर के बीच, 14 से 18 सितंबर के बीच कन्याकुमारी में होता है। सिर्फ बारिश कराता है केरल के, तमिलनाडु के कन्याकुमारी में। और शीतकालीन मानसून की बात करें तो शीतकालीन मानसून 23 सितंबर से शुरू हो जाता है, जब सूर्य इक्वेटर पर वापस चले जाता है। कहां से? कर्क रेखा से वापस इक्वेटर पर चले जाता है। अगर आपसे हम पूछें कि सूर्य कब कब इक्वेटर पर आता है, तो पता चलेगा 21 मार्च को और 23 सितंबर को। यही दो समय सूर्य इक्वेटर पे आता है। इज इट राइट? सही है। विषुवत रेखा पर सूर्य दो बार लंबवत चमकता है ना, 21 मार्च और 23 सितंबर को। जब 21 मार्च का स्थिति आता है तो सूर्य उत्तरायण होता है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध की ओर जाता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की ओर जाता है, और ये जून में पहुंच जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा पर। कर्क रेखा से आगे 23.5 डिग्री पर पहुंच जाता है। और सितंबर में वापस से लौटता है, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर जुलाई में ऐसे, अगस्त में ऐसे, और सितंबर में इक्वेटर पे। दिसंबर में यहां पे ये चले जाता है। कहां पे? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा को
पार कर जाता है, 23.5 डिग्री पे चले जाता है और यहां से फिर वापस चलता है जनवरी, फरवरी, मार्च में वो पुनः इक्वेटर पे चले जाता है। तो ये नॉर्मल साइकिल ऑफ सोलर सिस्टम है, यह सामान्य चक्र है सूर्य तंत्र का, जो दिसंबर में मकर में तो जून में कर्क रेखा पर चमकता है। अब इसी से आपका निर्धारित होता है कब आपके यहाँ वर्षा होगा और कब साउदर्न हेमिस्फीयर में वर्षा होगा। अब जब हम शीतकालीन मानसून की बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि 23 सितंबर से शुरू हो जाता है, यानी कि 23 सितंबर मतलब कि सूर्य जब इक्वेटर पे वापस जाता है दक्षिण गोलार्ध की ओर, तब की बात कर रहे हैं। जैसे जैसे सूर्य इक्वेटर के साउथ जाता जाएगा वैसे वैसे उत्तरी हेमिस्फीयर का तापमान कम होगा कि बढ़ेगा। कम होगा, इधर का टेम्परेचर उत्तरी गोलार्ध का या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का कम होता चला जाएगा और इधर का तापमान बढ़ता चला जाएगा। यानी कि ये जो एरिया है 0 डिग्री से दक्षिण का एरिया, अब ये एरिया हो जाता है हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर, कन्वेक्शनल करंट और ITCZ का। दक्षिणी गोलार्ध अब ये सब तैयार करने लगता है अपना पृष्ठभूमि, यानी कि अब इधर वर्षा होगा। जून के बाद हमारे यहाँ जो वर्षा होता था हो रहा है, अब सितंबर के बाद इधर की नंबर आ गई है। प्रकृति किसी के साथ भेद नहीं करता है, प्रकृति हर एक जगह हर एक कण कण पर वो सारी सुविधाएं देता है जो वहां की नीड है या वहां की जरूरत है। हम इंसान एक दूसरे से भेद कर देते हैं, प्रकृति किसी के साथ भेद नहीं करती है। जिसकी जैसी रचना की है उसके अनुसार उसकी जरूरत पूर्ति भी कर देती है, जिसकी जो जरूरत है। तो इधर की जल की आवश्यकता की पूर्ति सितंबर के महीने से शुरू होता है, हमारे यहाँ जून के महीने से शुरू हो जाता है। अब हम कहें कि 23 सितंबर से शीतकालीन मानसून शुरू होता है और रिटर्निंग मानसून 14 से 18 सितंबर को होता है। तो 14 से 18 सितंबर की बात कहने का मतलब यह है कि भारत का वो भूमि 14 से 18 सितंबर को कन्याकुमारी का भूमि सबसे ज्यादा हाई टेम्परेचर लो प्रेशर के एरिया में बदल जाता है। इसीलिए जितनी हवाएं हैं, चाहे इधर के ट्रेड विंड हो चाहे इधर का ट्रेड विंड हो, वो दोनों के दोनों ट्रेड विंड दौड़े दौड़े चली आती है इस जगह को भरने के लिए। और जब वो आती है तो अपने साथ आर्द्रता भी, ह्यूमिडिटी भी लेकर के आती है और इस क्षेत्र में वर्षा करा देती है। और जैसे ही 18 सितंबर के बाद सूर्य आपके मुख्य भूमि को क्रॉस करके दक्षिण चले जाता है, अब ये एरिया में हाई टेम्परेचर लो प्रेशर नहीं रह जाता है, अब धीरे धीरे इक्वेटर पे चले जाता है और उसके बाद दक्षिण की ओर। तो यहां पे बारिश हो जाता है और उसके बाद ये एरिया पानी से रहित होने लगता है, भारत पानी से मुक्ति ले लेता है 14 से 18 सितंबर के बाद। तो ये रिटर्निंग मानसून कैसे होता है, लौटता मानसून कैसे बनता है, कैसे इसकी पृष्ठभूमि तैयार होती है, क्यों यहाँ पे मानसून का बारात आता है, क्यों ये दुल्हन का घर की तरह बन जाता है, तो इसके लिए हमको इसका मैकेनिज्म समझना होगा। जब ये समझ लेंगे तब 14 से 18 के बाद फिर 23 सितंबर से जो शीतकालीन मानसून है उसको देखेंगे कि शीतकालीन मानसून का पृष्ठभूमि जब इधर तैयार हो रहा है साउथ हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में, तो भारत में क्यों बारिश हो रहा है। भारत तो उत्तरी गोलार्ध में है, 8 डिग्री से लेकर के 8 डिग्री से इसका विस्तार है, 8 से 37, तो इधर क्यों हो रहा है, ये हमारे लिए सोचने वाली बात हो जाएगी। तो इस पे हम लोग बात करते हैं। यहां तक समझ में आया? तो पहले इसको देखते हैं कि 14 से 18 सितंबर को लौटती मानसून भारत के क्षेत्र कहां पे होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। जब ये हो जाएगा तो फिर ये देखेंगे शीतकालीन मानसून क्या है या विंटर मानसून क्या है, कैसे होता है, भारत के किस क्षेत्र में वर्षा होता है, उसका मैकेनिज्म या तंत्र क्या है। तो लौटती मानसून को समझने के लिए आपको वो सारे प्रक्रिया या प्रोसीजर को समझना होगा जो आप पहले के मानसून में समझे थे। होता क्या है कि अगर आप भारत को देखें
तो भारत का ये जो कन्याकुमारी का क्षेत्र है, जो कि तमिलनाडु में है, कन्याकुमारी का क्षेत्र भारत के अन्य क्षेत्रों की तुलना में यहाँ का तापमान ज्यादा होता है, तापमान प्लस है, हाई है। निम्न दाब ज्यादा है, कन्वेक्शनल करंट यानी संवहन तरंग निकल रहा है, और इसके वजह से ITCZ यहाँ पे डेवलप हो जाता है। अब आप थोड़ा सा आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, यहाँ पे होता क्या है, यहाँ का मैकेनिज्म क्या है। आप लोग देखे होंगे कि जब हम लोग अब मार्च के महीना से ITCZ भारत के जैसे जैसे उत्तरी क्षेत्र में जाता है, ITCZ ऐसे चलते जाता है आगे की ओर। अगर ITCZ की लाइन यहाँ पे है, ITCZ अगर ऐसे है तो उसका प्रभाव इतना क्षेत्र तक है, उसी तरह से ऐसे है, यानी आगे आगे चल रहा है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जब सुबह में आप कुत्ता को लेकर के निकलते हो घुमाने के लिए, तो कुत्ता आगे आगे होता है और आप पीछे पीछे होते हैं, वो आगे आगे जाता है। और जब लौटने की बारी आती है तो कुत्ता पीछे पीछे होता है और आप उसको खींच करके लेकर के आते हो। सेम सिचुएशन इसके साथ भी है। यहाँ पे क्या होता है कि जब मानसून आना होता है, आने की जब बारी आती है, तो ITCZ अपने रेखा से, निर्धारित रेखा से आगे चलता है ऐसे। इसी तरह से अगर देखें तो इस शेप में बन जाता है। लेकिन जब रिटर्निंग की बात आती है तो ITCZ पीछे होता है और सूर्य का दक्षिण की ओर गमन ज्यादा तेजी से होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वर्षा कराने के उपरांत जब सूर्य उत्तर से दक्षिण की ओर आता है तो भारत के ये सारे क्षेत्र पूरी तरह से वर्षा से अभी संतृप्त नहीं हुए होते हैं। तापमान बना हुआ रहता है, हाई टेम्परेचर बना हुआ रहता है, इसीलिए ये धीरे धीरे वापस आता है। जैसे जैसे ये सेचुरेट होते जाएगा, संतृप्त होते जाएगा, वर्षा जल से शीतल होते जाएगा, वैसे वैसे धीरे धीरे ITCZ खिसकते जाता है। 14 से 18 सितंबर के बीच में जब ITCZ यहाँ पे पहुंच जाता है, रिटर्निंग करते समय सूर्य की किरणें सीधे यहाँ पे लंबवत पड़ती है, यहाँ का तापमान ज्यादा हो जाता है, यहाँ पे निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है, यहाँ से कन्वेक्शनल करंट निकल करके लो प्रेशर का एरिया डेवलप हो जाता है, तो ITCZ कन्याकुमारी पे आ जाता है। ऐसी स्थिति में अब इधर का ट्रेड विंड ऐसे दौड़े दौड़े चले जाता है। लेकिन सिर्फ क्या इसी ट्रेड विंड से बारिश होता है तो पता चलेगा नहीं। बारिश यहाँ के जो वर्षा करा करके हवाएं ऊपर उठ रही है, ऊपर उठने के बाद अब हम मैकेनिज्म देखते हैं कि यहाँ पे वर्षा क्यों होता है, यहाँ का सिचुएशन क्या है या कैसे परिस्थिति का निर्माण हुआ, ये हम समझ चुके हैं। अब देखते हैं हम इसको वर्षा कैसे होता है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। दरअसल होता क्या है कि भारत के ये जो मैदानी क्षेत्र है, आपको पता ही है कि मैदानी क्षेत्र उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सितंबर महीना तक वर्षा पर्याप्त मात्रा में हो गया होता है, और वर्षा कराने के उपरांत यहाँ की हवाएं ऊपर उठ जाती है। वर्षा कराने के बाद यहाँ की हवाएं ऊपर उठ जाती है। ऊपर उठने के बाद वो हल्का हो जाती है, और हल्का होने के बाद वो जगह तलाश करने लगती है जहां पे जाए, यानी कि निम्न दाब का क्षेत्र तलाश करने लगती है, उस खाली जगह को तलाश करने लगती है जहां पे वो जाकर के उसको भर सके। तो इसलिए ये हवाएं उठ करके ऐसे ऐसे चलना शुरू कर देती है। ये पूरी तरह से ये सारा क्षेत्र ऐसे ऐसे उत्तर पश्चिम, उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की ओर ऐसे चलना शुरू कर देती है, इस तरह से। और सितंबर 14 से 18 के बीच में इधर की हवाएं जो उठी थी, उठ करके यहां पे आती है। ये हवाएं आर्द्रता ग्रहण नहीं कर पाती है, क्योंकि इनके आने के क्रम में इनको कोई सागर ही नहीं मिलता है। इधर की हवाओं को मिलता है तो ये इधर चली जाती है,
और इक्वेटर को पार कर जाती है। लेकिन इधर की जो हवाएं हैं वो हवाएं सीधे इस तरफ चली जाती है, तो ये चाह के भी इस खाली जगह में वर्षा नहीं करा पाती है, क्योंकि उनको ह्यूमिडिटी मिल ही नहीं पाता है। लेकिन जब ये हवाएं उत्तर पूर्व से इधर से आती है तो बंगाल की खाड़ी से वो आर्द्रता ग्रहण कर लेती है, और आर्द्रता ग्रहण करने के बाद आकर के कन्याकुमारी में ये वर्षा कराती है। इसीलिए 14 से 18 सितंबर के बीच में ये वर्षा होता है। यहाँ पर याद रखिए, यहाँ पे वर्षा, यहाँ की भी हवाएं और यहाँ की भी हवाएं, ये दोनों हवाएं हैं। लेकिन इन हवाओं से, यानी कि नॉर्दर्न वेस्ट में जो हवाएं वर्षा करा करके खाली हो चुकी है, उनसे वर्षा नहीं होता है। वो बिल्कुल खाली चैम्बर की तरह होती है, उनके पास पानी ही नहीं होता है। अगर पानी मिल जाता उनको, अगर सागर मिल जाता उनको, इस बीच में अगर मान लो ये एरिया में अगर सागर होता है तो वहां से उनको पानी मिल जाता, और पानी मिलने के बाद वो यहाँ करा सकती थी। लेकिन ये पूरा का पूरा सतह है, पठार है, तो हवाओं को यहाँ पे आर्द्रता नहीं मिलता है, ह्यूमिडिटी नहीं मिलता है। और इनका दिशा भी है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम ऐसे बहने का। ये ट्रेड विंड के रूप में बहने लगती है, सनातनी पवनों के रूप में। तो ऐसे बहने का इनका आदत है, प्रैक्टिस है। अब ये जब ऐसे आती हैं तो इधर से ये वर्षा नहीं करा पाती है, लेकिन जो हवा इधर से आती है, उत्तर पूर्व से आती है, वो बंगाल की खाड़ी होकर के आती है, तो उनको आर्द्रता मिल जाता है और आकर के वो कन्याकुमारी में वर्षा करा देती है। इसी को कहा जाता है लौटता मानसून या रिटर्निंग मानसून। समझ में आया क्यों होता है, कैसे होता है, कैसे परिस्थिति का निर्माण होता है? इसको लिखना है कि एक ही बार लिखवा देंगे? तो आपसे सवाल पूछा, हाँ, तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि रिटर्निंग मानसून क्या होता है, कब होता है, और भारत के किस क्षेत्र में, उदाहरण देते हुए समझाइए कि भारत के किन क्षेत्रों में वर्षा होता है इसमें। तो ये है रिटर्निंग मानसून, लौटती मानसून, जो भारत के सिर्फ और सिर्फ कन्याकुमारी के क्षेत्र में वर्षा कराता है। अब आइए दूसरा देखते हैं हम लोग, शीतकालीन मानसून यानी विंटर मानसून क्या है। पूर्णिमा आपको समझ में आ रहा है? पहला दिन है, नहीं थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, और धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, परेशान मत। ठीक है, तो ये है लौटता मानसून। क्या है लौटता मानसून, ये आप समझ गए। अब आइए हम लोग देखते हैं शीतकालीन मानसून क्या है, विंटर मानसून। तो विंटर मानसून याद रखिए, ये 23 सितंबर से शुरू होता है, और विंटर मानसून से वर्षा सिर्फ और सिर्फ आंध्र प्रदेश का क्षेत्र और तमिलनाडु के क्षेत्र में वर्षा होता है। शीतकालीन मानसून से यहां पे सिर्फ वर्षा होता है। ठीक है, कुछ वर्षा यहां पर भी होता है, जिसको हम लोग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या पश्चिमी विक्षोभ भी कहते हैं, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। तो शीतकालीन मानसून के मैकेनिज्म को समझने के लिए हमको फिर से वही स्थिति पे जाना। कल्पना कीजिए आप कि अभी सुमन आप ज्वाइन कर रही हो, क्या बात है? ठीक है, क्या हुआ? और हाँ ठीक है, आज लिखवा नहीं रहे हैं, आज सिर्फ समझा रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं शीतकालीन मानसून पे कि शीतकालीन मानसून कैसे होता है। तो शीतकालीन मानसून को समझने के लिए आपको कल्पना करना होगा कि सूर्य आपका मकर रेखा पर है। ग्रीष्मकालीन मानसून की कल्पना करने के लिए हम सूर्य को कर्क रेखा पर या 23.5 डिग्री पर उसको देखते थे। अब आपको अगर ग्रीष्मकालीन मानसून की कल्पना करना है तो आपको
देखना होगा, ये सोच करके, कल्पना नहीं, ये दिमाग में बैठा करके रखिए कि सूर्य अभी यहां पे है 23.5 डिग्री साउथ पे, इक्वेटर है आपका, 0 डिग्री है आपका, और सूर्य यहां पे लंबवत है। महीना है दिसंबर का, ठीक है। अब दिसंबर का महीना है। अब यहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा कि कैसे यहां की परिस्थिति की वजह से भारत में वर्षा होगा। सूर्य यहां पे लंबवत है इक्वेटर से दक्षिण, यानी कि मकर रेखा पर, और वर्षा होगा भारत में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में, और भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, पंजाब में, कश्मीर में, हिमाचल में वर्षा होगा। क्यों? गंगा के मैदान में वर्षा होगा। क्यों वर्षा होगा? उसका मैकेनिज्म को हम समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से आप सुनिएगा। दरअसल होता क्या है कि दिसंबर के महीने में सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है। दूसरी बात, जब दिसंबर के महीने में सूर्य यहां पर लंबवत होता है तो हाई टेम्परेचर यहां पे, लो प्रेशर यहां पे, कॉन्वेक्शनल करंट यहां पे, ITC-जेट यहां पे चले जाता है। ऐसा है? बिल्कुल है, क्योंकि सूर्य जहां पे होगा, जिस जगह पे लंबवत चमकेगा, ये सब के सब वहीं पर होंगी, और ये सब के सब जहां पर होंगी, वर्षा उन्हीं जगहों पर होगा, उसी के जगह पर होगा। अगर ये सारी चीजें यहां पे है तो वर्षा यहां पे ही होगा, अगर यहां पे है तो वर्षा यहां पर होगा। क्लियर है? दूसरी बात, जनवरी के महीने में आप देखेंगे तो पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक हो जाता है, लगभग 91.5 मिलियन माइल्स की दूरी हो जाती है। यानी पृथ्वी और सूर्य की सबसे नजदीक की स्थिति, अगर आप सन इसको मान लें और इसको अगर अर्थ मान लें, तो पृथ्वी और अर्थ की दूरी मिनिमम पे आ जाता है 91.5 मिलियन माइल्स की दूरी हो जाती है। कब का समय है? 3 जनवरी को। यानी कि यहां का तापमान सर्वाधिक हो जाता है। अब एक सवाल यह भी पूछा जा सकता है आपसे कि अगर पृथ्वी और सूर्य की दूरी सबसे नजदीक होती है 3 जनवरी को, तो धरती पे सबसे ज्यादा गर्मी उसी समय पड़ना चाहिए था, क्योंकि आइसोलेशन या सूर्यताप उसी समय पृथ्वी को सबसे ज्यादा मिलता है, क्योंकि सबसे ज्यादा नजदीक है। आग के भट्टी के पास जितने आप पास होते जाएंगे, आपको गर्मी उतना लगना चाहिए, लगता भी है, ये फैक्ट है। लेकिन 3 जनवरी के समय में जब सूर्य पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है, या पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होता है, तो उसके बावजूद भी पृथ्वी पर उतनी गर्मी क्यों नहीं लगती है? सवाल ये पूछा जा सकता है आपसे, क्यों? तो इसका सिंपल सा उत्तर यह है, क्योंकि सूर्य, बोलो, क्योंकि सूर्य या पृथ्वी का दक्षिणी हेमिस्फीयर या साउथ हेमिस्फीयर या दक्षिणी गोलार्ध सूर्य के नजदीक होता है। सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध पर लंबवत पड़ती है, और दक्षिणी गोलार्ध का अधिकांश क्षेत्र जल राशि से बना हुआ है या जल राशि से भरा हुआ, वाटर बॉडी से बना हुआ है, इसीलिए सूर्यातप का पता नहीं चलता है। अगर यही चीज अगर 3 जनवरी को सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है तो पृथ्वी रहने लायक नहीं रह जाता है, इतना आग लग जाता है, इतना टेम्परेचर हो जाता है। लेकिन ये इस ओर है, जल की ओर है, दक्षिणी गोलार्ध की ओर लंबवत चमक रहा है, इसीलिए इस क्षेत्र के वजह से, पानी के वजह से ये क्षेत्र उतना गर्म नहीं होता। अगर सतह रहता, स्थल रहता, तो ये ज्यादा गर्मी देता है और आपको रहने में दिक्कत हो जाता है। तो ये स्थिति हो जाता है कि 3 जनवरी को सूर्य, पृथ्वी और सूर्य की दूरी सबसे नजदीक होती है 91.5 मिलियन माइल। इसको लिख लो, इसको हम लोग कहते हैं पेरीहिलियन।
जब सूर्य और पृथ्वी सबसे नजदीक होते हैं, इसको कहा जाता है पेरीहिलियन, PERI हिलियन। पेरीहिलियन की स्थिति के बावजूद भी पृथ्वी उतना गर्म नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वाटर बॉडी के पास होता है। अब क्या होता है स्थिति देखो, होता यह है कि जब सूर्य यहां पे लंबवत होता है तो यहां पर अब हाई टेम्परेचर हो जाता है। उच्च ताप की वजह से यहाँ पे वाष्पीकरण या वेपोराइजेशन जबरदस्त होने लगता है, तेज गति से होने लगता है। यहाँ के जल राशि वाष्प में बदल करके ऊपर उठने लगते हैं। दूसरी ओर इस जल राशि पे जो हवाएं हैं वो भी गर्म होकर के कन्वेक्शनल करंट के रूप में ऊपर उठने लगती है और ऊपर उठ करके वो 11 किलोमीटर के ऊंचाई पर जाती है, ट्रोपोपास पे 11 किलोमीटर की ऊंचाई पर ट्रोपोपास पे जाती है। ट्रोपोपास पे जाकर के ये हवाएं ऊपर जाती है, ये हवाएं उत्तर की ओर मुड़ जाती हैं। उत्तर की ओर मुड़ करके इक्वेटर को पार करके पुनः वो दाहिने की ओर ऐसे मुड़ जाती है और मुड़ करके इस हवा को हम लोग जेट विंड कहते हैं या जेट हवा कहते हैं। जेट हवा गर्म हुई क्योंकि सूर्य की रोशनी सीधे या सूर्य की किरणें सीधे यहां पे पड़ रहा है। हवा गर्म हुई, वाष्पीकरण हुआ, ऊपर उठा, उठ करके उत्तरी गोलार्ध की ओर गया, इक्वेटर को पार किया, ऊपर ऊपर चला। चल करके कहां पे उतरेगा भाई? तो ये उतरने के लिए याद रखिएगा, ये जो हवा 11 किलोमीटर ऊंचा उठ करके ऊपर ऊपर जा रहा है इक्वेटर को पार करके, ये चला भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में। इस हवा को जेट कहा जाता है और इसको कहा जाता है भारत के पश्चिमी क्षेत्र में उतरता है, इसीलिए इसको पछुआ जेट भी कहा जाता है, वेस्टर्न जेट, पछुआ जेट। अब देखो यहां पे परिस्थिति निर्मित हुआ, गर्मी यहां, तापमान यहां, वाष्पीकरण यहां, संवहन यहां से हवा ऊपर उठी, ऊपर उठ करके इक्वेटर के पास आई, इक्वेटर को पार करके अब जैसे ही ऊपर उठी 11 किलोमीटर के ऊंचाई पर, अब इसका नाम हो गया जेट हवा। और ये जेट हवा जो है ऊपर ऊपर ऐसे ऐसे बह रही है, ऊपर ऊपर आई, इक्वेटर के पार की, अब ऐसे मुड़ गई है। जैसे इसको जाना था ऐसे, तो ऐसे न जाकर के अब ऐसे मुड़ जाएगी ये, क्योंकि घूम जाना है इसको। अब ये घूम गई ऐसे, अब कहां पहुंची? भारत के इधर। तो भारत के इस क्षेत्र में पहुंचने के कारण इसको कहा जाता है वेस्टर्न जेट या पछुआ जेट। ठीक है। अब ये जेट हवा और इसी तरह से एक और जेट हवा है जो आ रही है 60 से 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश से। 60 से 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश से एक और हवा वहां से उठ रही है। जैसे यहां से हवा उठी है, उठ करके इधर आई, उसी तरह से 60 से 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश से एक और हवा आ रही है जिसको हम लोग कहते हैं पूर्वी जेट हवा, या आप कह सकते हैं कि उत्तरी जेट, उत्तरी जेट। एक जेट यहां से गया, एक 60 से 65 डिग्री से यहां से आ रहा है, यानी कि सब पोलर रीजन से, सब पोलर रीजन से एक हवा उठ रहा है, उठ करके वो भी हवा ऐसे आ रहा है। और ये दोनों हवा, इधर से जो जेट आ रहा है इसको हम कहते हैं उत्तर पूर्वी जेट, ये है पछुआ जेट या वेस्टर्न जेट। अब ये भी जेट और इधर का भी जेट, ये दोनों जेट ऊपर में टकराती है 11 किलोमीटर की ऊंचाई पर। इधर से उठ करके जो जेट यहां पे पहुंची और 60 से 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश से, सब पोलर रीजन से, यानी रसिया के पास से एक हवा उठ करके आ रही है, साइबेरिया क्षेत्र से। उधर से हवा उठी है ऊपर में आकाश में, उठ करके वो भी आ रही है। वो क्यों है इसका मैकेनिज्म हम लोग अलग चैप्टर में पढ़ेंगे, उसकी बारीकियों को हम अलग से समझेंगे। बस ये दिमाग में इसमें लिख लेना, रख लेना कि वो भी उधर से एक हवा आ रही है। ये दोनों हवाओं का मिलन होता है आसमान में 11 किलोमीटर की ऊंचाई पर और मिल करके आपस में टकराती है और टकरा करके नीचे उतर चक्रवात के रूप में ऐसे टकराती है और टकरा करके चक्रवात के रूप में नीचे उतरती है।
और नीचे उतर करके पहाड़ियों और घाटियों से के माध्यम से इस क्षेत्र में, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में नीचे उतरने लगती है। अब जैसे ही ये नीचे उतरेगी, ये एरिया क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर का एरिया हो जाएगा। पूरी तरह से हवा यहां पर आकर के बैठने लगेगी। इसीलिए इस समय राजस्थान का क्षेत्र, पंजाब के क्षेत्र में एक साइक्लोन विकसित हो जाता है। और आप देखेंगे कि यहां पर जब ये नीचे उतरती है तो नीचे उतर करके फिर ये वापस सतह पर चलना शुरू करती है। यहां तक समझ में आया आप लोगों को? पहले ये समझ लीजिएगा तब फिर आपको मैकेनिज्म समझ में आएगा, आगे बताएंगे। यहां तक समझ में आया हम लोग क्या बात कर रहे हैं? जैसे ही इसको समझ जाओगे फिर वर्षा समझ में आ जाएगा, कैसे होता है शीतकालीन मानसून। ये बहुत महत्वपूर्ण है, समझ रहे हैं? किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक है ना? अब ये एक तरह का सेल बन जाता है। कैसे? अब जैसे ही ये हवा यहां पे बैठा, उतरा, अब ये हाई प्रेशर और दक्षिण में लो प्रेशर। गर्मी में क्या था, जून में क्या था, तो ये सारा क्षेत्र लो प्रेशर, ये हाई प्रेशर। हवाएं अब इधर से आती थी और आकर के बारिश कराती थी। अब यहां पे बारिश जो होगा, दक्षिण में बारिश या आपका जो विंटर बारिश होगा, अब ये बारिश कराएगी, क्योंकि ये हाई प्रेशर और इधर लो प्रेशर उल्टा हो गया है। तो इस तरह से एक सेल बन जाता है। इधर से हवा उठता है, उठ करके गर्म हवा उठा, उठ करके यहां पे आया, नीचे उतरा। इधर से भी हवा आया, आकर के नीचे उतरा। और अब नीचे उतरने के बाद ये हवा नीचे आया, नीचे से ऐसे ऐसे आया, इक्वेटर को पार करके इधर आया, ऐसे। फिर ये हवा ऊपर में उठा, उठ करके ऐसे गया और यहां उतरा। तो ये एक सेल बन जाता है ऐसे। शीतकाल में ऐसे चलता है, नीचे ऊपर नीचे। फिर ग्रीष्म काल का जब बारिश आएगा, समय आएगा, तो ग्रीष्म काल में क्या होगा, जब भारत में या उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म काल होगा तो क्या होगा, शीतल हवा नीचे से चलेगी और गर्म हवा फिर ऊपर उठ करके यहां आएगी, यहां नीचे उतरेगी। फिर यहां से शीतल होकर के नीचे नीचे चलेगी, फिर यहां उठ करके आएगी और यहां पे बारिश कराएगी। याद रखिए, वर्षा कराने के लिए ऊपर की हवाएं जिम्मेवार नहीं होती है, नीचे की हवाएं जिम्मेवार होती है। जैसे ही आप देखेंगे कि यहां से जब हवा चला तो उठ करके यहां उतरा, यहां उतरा, उतरने के बाद ये जब आर्द्रता ग्रहण कर लिया, भारी हो गया, तब वो फिर निम्न दाब की ओर चलेगी। तो निम्न दाब कहाँ मिलेगा भाई? तो दक्षिणी गोलार्ध में मिलेगा, क्योंकि सूर्य इस समय यहाँ पे है, दिसंबर के महीने में। अब यहाँ से नीचे नीचे ऐसे ऐसे चलना शुरू करेगी, और ये जब आएगी तो अपने साथ ह्यूमिडिटी या आर्द्रता लेकर के आएगी। तो जब आएगी तो जिस जिस क्षेत्र में उसको टकराहट या रुकावट मिलेगा, उस क्षेत्र में वर्षा कराएगी। तो ये हवाएं इधर में वर्षा कराती है। तो एक सेल विकसित हो जाता है, और ये सेल वर्ष भर बने रहता है। इधर की हवा इधर, और इधर की हवा इधर, इधर की हवा इधर, और इधर की हवा इधर। तो ये सेल बदलते रहता है। गर्मी के दिन में जब दक्षिणी गोलार्ध में या दिसंबर के महीने में जब सूर्य दक्षिणायन होगा, मकर रेखा पर होगा, तो गर्म हवा ऊपर उठ करके दक्षिण से उत्तर जाती है, और उत्तर से ठंडी हवा इधर आती है। जब यहां पे गर्मी होगा जून के महीना में, तो यहां से ठंडी हवा इधर जाती है और गर्म हवा उठ करके इधर आती है। फिर यहां पे ठंडी होकर के इधर जाती है, फिर गर्म हवा इधर आती है। ये सेल वर्ष भर चलते रहता है, और इसी सेल के वजह से ये जेट सेल है। आप इसको कहते हैं जेट हवा, इसको कहा जाता है। ये सब के सब जेट के वजह से होता है। यानी 11 किलोमीटर की ऊंचाई पर हवाओं के द्वारा जो एक साइकिल डेवलप कर दिया गया है, उसके वजह से भी वर्षा होता है। हम लोग पढ़ेंगे कि जेट या मानसून वर्षा कराने में जेट कैसे, जेट हवाओं का क्या योगदान है, जेट हवाएं क्या रोल प्ले करती है, उस पर हम लोग जब कारण पढ़। हाँ, नहीं, सूर्य 23.5 डिग्री से ऊपर कैसे जाएगा? आपका पृथ्वी का झुकाव है ऐसे। हम लोग एस्ट्रोनॉमी पढ़े थे तो नहीं देखे थे कि क्यों सूर्य उतना ही दूर तक साइकिल चक्कर लगाता है, क्योंकि पृथ्वी ऐसे झुका हुआ है 23.5 डिग्री पर, सूर्य वहीं पे है, स्थिर है।
आप चक्कर लगाते हैं दो तरह का, एक तो अपने एक्सिस पे भी चक्कर लगाते हैं, दूसरा ऑर्बिट पर भी चक्कर लगाते हैं ऐसे, अब ऐसे झुके हुए हैं। तो कभी भी पृथ्वी का सार सीधा अगर पृथ्वी रहता ऐसे, तो समान रूप से सभी जगह पर आपको ये मिलता है सूर्य की रोशनी। लेकिन टेढ़ा है, झुका हुआ है, तो 23.5 डिग्री से लेकर, आप कल्पना कीजिए, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, देख लीजिए, ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए सूर्य है, आप इसको सन समझ लीजिए, एक मिनट, ये सन है आपका, ये आपका अर्थ है, अर्थ। अब हमने बोला कि भाई सूर्य के चारों ओर हम चक्कर लगाते हैं, परिक्रमा भी करते हैं, ऐसे भी घूमते हैं हम, ऐसे सूर्य के हम चारों ओर चक्कर लगाते हैं। कितने दिनों भाई? तो 365 दिन में, 365 दिन में हम एक चक्कर लगाते हैं सूर्य का। एस्ट्रोनॉमी के क्लास में आप नहीं थे, ज्योग्राफी का जब एस्ट्रोनॉमी का क्लास चल रहा था, तो अगर आप नहीं थे तो भी इसीलिए आपको कंफ्यूजन हो रहा है। तो सूर्य 365 दिन में एक चक्कर लगाता है। सीधा अगर सूर्य रहता है ऐसे वर्टिकल, ऐसे सीधा, लंबवत अगर सीधा रहता तो ये हिस्सा सूर्य का सीधे सामने में होता है और इधर पीछे में होता है। यानी कि सूर्य के रोशनी पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव से लेकर के दक्षिणी ध्रुव तक समान रूप से पड़ता है। ऐसा होता क्योंकि पृथ्वी से कई गुना बड़ा है सूर्य, तो सूर्य की रोशनी में आराम से नॉर्थ पोल से लेकर के साउथ पोल तक सीधा पड़ता है, एकदम सभी जगह पर समान। अगर यहां पर 8 बजे दिन हो रहा होता तो यहां पर भी 8 बजे दिन हो रहा होता, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? अब सिचुएशन पृथ्वी का कुछ दूसरा ही तरीके का है। क्या है पृथ्वी की स्थिति? पृथ्वी कुछ इस तरह से है। अगर आप पृथ्वी को देखेंगे तो पृथ्वी कुछ इस शेप में है, ऐसे झुकी हुई है, ऐसे झुकी हुई है, 23.5 डिग्री ये झुका हुआ है। ये पृथ्वी इस तरह से नहीं है, सीधे नहीं है, यानी ऐसे झुका हुआ है। अब होता क्या है कि पृथ्वी का जब ये हिस्सा सामने में होता है तो ये हिस्सा चले जाता है पीछे की ओर, यानी कि यहां पर सीधे किरणें पृथ्वी का यहीं तक पड़ता है और इधर सूर्य की रोशनी तिरछी पड़ती है। तो पृथ्वी जब रोटेशन करता है, रोटेट करता है, अपने परिधीय गमन करता है, तो उसका कोई जो हिस्सा सामने होता है उधर सूर्य लंबवत चमकता है। तो होता क्या है कि अगर आप इसको 0 डिग्री मान लीजिए, तो होता क्या है कि आज ऐसे है तो 1 महीना के बाद थोड़ा सा और ऐसे आ जाएगा, फिर 1 महीना के बाद थोड़ा ऐसे आ जाएगा। इस तरह से आते आते स्थिति ये हो जाता है कि आज सूर्य की रोशनी यहां पे है, तो जब आप यहां पे पहुंचते हैं तो ये स्थिति हो जाता है कि ये पोजीशन जो दक्षिण का पोजीशन है वो सूर्य के पास सीधे लंबवत चमकता है और उत्तर का पोजीशन जो है वो चले जाता है तिरछा। ये स्थिति हो जाता है। तो उत्तर का पोजीशन जहां आप मार्च के महीने से सूर्य के सीधे लंबवत होता है, कब तक होता होगा? 23 सितंबर तक। 23 सितंबर के बाद से दक्षिण का जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये सूर्य के सीधे आने लगता है, क्योंकि सूर्य ऐसे झुका हुआ है। आप कल्पना कीजिए, आप ऐसे देखिए, अगर आप घूम रहे हैं ऐसे, तो ये इस स्थिति, ए स्थिति, बी स्थिति, सी स्थिति, डी स्थिति और ई स्थिति तक आते आते आपका स्थिति ये हो जाएगा। ये पोजीशन सूर्य के सामने, ये पोजीशन सूर्य से दूर। अब 23.5 डिग्री तक है, क्योंकि आपका 23.5 डिग्री ही झुका हुआ है, इसीलिए सूर्य हमको 23.5 डिग्री तक सीधी रोशनी हमको मिलता है। 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री दक्षिण। अगर सीधा होता तो 0 डिग्री उत्तर और 0 डिग्री दक्षिण तक, या 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री साउथ तक हमको सीधे रोशनी मिलता है, और उत्तर से लेकर दक्षिण तक सभी जगह जनवरी में ठंडा पड़ता और जून में गर्मी पड़ता है।
लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरी ओर आप देखेंगे इसी झुकाव के वजह से और इसी रोटेशन के वजह से, ये रोटेशन जो है और झुकाव इसी की वजह से आपका मौसम बदलता है, ऋतु परिवर्तन होता है। और दिन और रात, ये जो पृथ्वी अपने एक्सिस पे घूमती है ऐसे, उसके वजह से हमारा दिन और रात होता है। अब मान लो ये एरिया अगर सूर्य के सामने है तो इधर दिन है, इधर रात है। 12 घंटे के बाद ये एरिया इधर चले जाता है और ये एरिया इधर चले जाता है, तो इधर हो जाता है दिन, ये वाला एरिया हो जाएगा दिन और ये वाला एरिया हो जाएगा रात, पृथ्वी के ऐसे घूमने की वजह से। समझ में आया? तो जो कुछ पृथ्वी जैसा जिस स्थिति में है वो खुद जिम्मेवार है। सूर्य रोटेट नहीं करता है, सूर्य स्थिर है, ये करता है, ये अपने गैलेक्सी में घूमता है, ये आपका चक्कर नहीं लगाता है, आप इसका चक्कर लगाते हो। ये भी घूमता है, ये भी एक दिन ब्लैक होल में चला जाएगा, ये भी ब्लैक होल में समा जाएगा। ब्लैक होल कर रहे हैं उसको क्या कहते हैं उसको, ठीक है। तो उसमें वो समा जाएगा, वो एक दिन ये भी खत्म हो जाएगा, व्हाइट ड्वार्फ बनेगा, ब्लास्ट होगा और खत्म हो जाएगा, सूर्य विहीन धरती हो जाएगी। लेकिन अभी टाइम है, 4.5 करोड़ वर्ष बाद वो स्थिति आएगा। 4.5 करोड़ के बाद वर्ष के बाद ये सूर्य आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये एक तरह से क्या है, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन है। हाइड्रोजन गैस हीलियम में कन्वर्ट हो रही है, संलयन कर रही है, फ्यूजन हो रहा है। फ्यूजन होने की वजह से क्या हो रहा है, धीरे धीरे खत्म हो रहा है। और उसी फ्यूजन की वजह से एनर्जी निकलता है, लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी, और वही लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी पृथ्वी को मिलता है। एक दिन 4.5 करोड़ के बाद वर्ष के बाद ये भी खत्म हो जाएगा। तो पृथ्वी इसका रोटेशन करता है ऐसे, और अपने एक्सिस पर भी घूमता है ऐसे। जैसे लट्टू हम लोग नचाते हैं, तो लट्टू को देखेंगे तो अपने गुंज के ऊपर भी घूमता है, और साथ में ऐसे भी घूमते रहता है, जमीन पर भी घूमते रहता है, गुंज पर भी घूमेगा ऐसे 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 ऐसे, और साथ में ऐसे भी घूमेगा। ठीक सिचुएशन है पृथ्वी का। पृथ्वी अपने एक्सिस पर भी घूमते रहता है ऐसे ऐसे ऐसे, और साथ में ऐसे ऐसे घूमता है। तो जो ऐसे ऐसे घूमता है, इससे ऋतु परिवर्तन होता है। जैसे कि आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर जनवरी है तो फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 30 दिन का हम लोग इसको क्लासिफाई कर दिए हैं। 30 दिन में, एक महीना में, क्योंकि एक महीना में 1 डिग्री का सफर करता है, ठीक है। अगर आप पृथ्वी को देखेंगे तो 8 डिग्री का, सॉरी, एक महीना में 8 डिग्री का सफर करता है पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाते समय। तो ये मैकेनिज्म है, और इसी मैकेनिज्म की वजह से सारा कुछ होता है। समझ में आ गया? आप अगर एस्ट्रोनॉमी के क्लास में होते तो आपको ये, आपके मन में ये सवाल नहीं उठता, आप आसानी से समझ रहे होते। बाकी लोगों को पता है ना ये बात। एस्ट्रोनॉमी का क्लास हम लोग बहुत अच्छे से किए थे। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं कि शीतकालीन मानसून, हमने देखा कि मैकेनिज्म क्या है, कैसे परिस्थिति क्रिएट होता है। अब उस परिस्थिति से कैसे वर्षा होता है, अब हम इस पे देखते हैं। तो मान लो हमने बोला कि शीतकालीन मानसून होती है, और कहाँ कहाँ पे होती है, तो हम ये बोले थे कि भारत का उत्तर पश्चिम क्षेत्र, नॉर्थ वेस्ट, गंगेटिक मैदान, गंगा का मैदान, और आंध्रा तमिलनाडु का क्षेत्र, आंध्रा का थोड़ा सा सीमावर्ती क्षेत्र, और तमिलनाडु में, इन क्षेत्रों में वर्षा होती है। अब हम देखते हैं कैसे होता है शीतकालीन मानसून, यानी कि 23 सितंबर के बाद मानसून की वर्षा यहाँ पे कैसे होती है। तो होता क्या है कि जब यहाँ से जेठ हवा उठ करके यहाँ पे उतरती है, और उत्तर पूर्वी जेठ हवा भी यहाँ पर मिलती है, मिल करके टकराती है, टकरा करके एक तरह से एंटी साइक्लोन बना लेती है, प्रति चक्रवात की दशा बन जाता है, और ये दोनों नीचे उतरती है। नीचे उतरने के बाद यहाँ से पहाड़ और घाटी, जो नदी घाटी है, उनके माध्यम से वो नीचे उतरती है। नीचे उतर करके वहां पे ह्यूमिडिटी या आर्द्रता ग्रहण कर लेती है, और आर्द्रता ग्रहण करके उन्हीं पहाड़ी और घाटियों से वो धीरे धीरे फिर ऊपर उठना शुरू होती है। ऊपर उठ करके जैसे जैसे वो संघनित होती जाती है,
पानी की मात्रा उनमें बढ़ता जाता है, वो धीरे धीरे संघनित होने के बाद, आर्द्रता ग्रहण करने के बाद जैसे जैसे ऊपर होती जाती है, ऊपर पहुंच करके वो पहाड़ के चोटियों से टकरा करके वहां पे बारिश करा देती है। ऊपर से उतरी जेठ हवा, ऊपर से उतरी, नीचे नदी घाटी से आर्द्रता ग्रहण की, आर्द्रता ग्रहण करने के बाद वो धीरे धीरे फिर ऊपर उठना शुरू की, चोटी पहाड़ के घाटियों के सारे ऐसे ऊपर उठी, उठ करके चोटियों से टकरा करके फिर वहां पे बारिश करा दी। अब ये हवा, इसीलिए आप देखेंगे कि सितंबर के बाद नवंबर दिसंबर के महीने में आप यहाँ पे देखेंगे कि वर्षा होता है। और जो पश्चिमी जेठ हवा है, जिसको हम लोग यहाँ से देखे थे, दक्षिणी गोलार्ध से जो उठ करके टोपोपास से यहाँ गया था, जिसको हम यहाँ पे पछुआ विक्षोभ भी करने लगे थे। पछुआ विक्षोभ ये तब कहलाता है जब शीतकाल में ऊपर से नीचे उतरता है, तब हम उसको पछुआ विक्षोभ कहते हैं। यहाँ पे ये क्या है, तो यहाँ पे ये दक्षिणी जेठ है, यानी कि जेठ हवा है, लेकिन जब नीचे उतरता है यहाँ पे तो उसको हम लोग पछुआ विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस करते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों, इधर से भी हवा और इधर से भी हवा टकरा करके एंटी साइक्लोन के दशा विकसित करती है और वो नीचे उतरती है। तो ये पछुआ विक्षोभ यहाँ से आर्द्रता ग्रहण करेगी, ग्रहण करने के बाद पहाड़ों के सहारे, घाटियों के सहारे ऊपर उठेगी, ऊपर उठ करके फिर यहाँ पे वर्षा कराएगी। अब क्या होता है आगे? अब ये हवा यहाँ पे वर्षा कराती है, साथ ही साथ आप देखेंगे कि यहाँ पे स्नोफॉल भी होता है, बर्फ की भी बारिश होने लगती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस क्षेत्र में देखेंगे कि बड़े बड़े बर्फ आच्छादित पहाड़ है, और जब इस बर्फ आच्छादित पहाड़ पर हवाएं सतह से आर्द्रता ग्रहण करके इस पे चढ़ती है, तो ये तुरंत ठंडा हो जाती है और तुरंत संघनित हो जाती है, और संघनित होकर के इतना संघनित हो जाती है कि बर्फ आच्छादित पहाड़ों के वजह से ठंडे होकर के, शीतल होकर के उनकी बूंदें बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड अवस्था में हो जाता है, और सॉलिड अवस्था में होने के कारण उनका वजन बढ़ जाता है, और वजन बढ़ करके स्नोफॉल वहां पे या बर्फ की बारिश के रूप में करने लगती है। तो यहाँ पे ये स्थिति हुआ। अब दूसरी ओर क्या दिखते है, एक और स्थिति यहाँ पे क्रिएट होता है कि महान या ट्रांस हिमालय के कुछ कुछ गैप हैं, उन गैपों से साइबेरियन हवाएं, उत्तर के शीत हवाएं, उत्तरी साइबेरियन हवाएं, ठंडी हवाएं पार करके भारत में प्रवेश कर जाती है, और भारत में प्रवेश करने के उपरांत यहाँ का तापमान एकदम कम कर देती है, लगभग 5 डिग्री तक इधर का तापमान पहुंच जाता है। अब ये जो तापांतर हो जाता है साइबेरियन हवाओं के उत्तर से आने की वजह से, यहाँ का तापमान जो 5 डिग्री पर आ जाता है, तो वहीं पे गंगा के मैदान में इस समय 20 से 21 डिग्री तक टेम्परेचर होता है। अब ये एरिया लो प्रेशर का एरिया हो जाता है, गंगा का मैदान उच्च ताप का, और ये एरिया हो गया उत्तर पश्चिम का निम्न ताप का। निम्न ताप यानी हाई प्रेशर, उच्च ताप यानी लो प्रेशर। अब यहां से हवाएं ये चलना शुरू कर देती है। तो हवाएं ठंडा क्यों हुई? बहुत ज्यादा ठंडा, तो ठंडा हुई साइबेरियन हवाओं के भारत में प्रवेश कर जाने से। जैसे साइबेरियन पक्षी आती है, आपको पता ही है, साइबेरियन पक्षी आती है भारत में, उसी तरह साइबेरियन हवाएं भी चली जाती है हिमालय को पार करके, और आकर के यहाँ के टेम्परेचर को ठंडा कर देती है। और टेम्परेचर के ठंडा होने की वजह से यहाँ का टेम्परेचर तुलनात्मक रूप से ज्यादा होता है, तो इससे यहाँ से हवाएं ऐसे चलने लगती है गंगा के मैदान में, जिसको हम लोग कहते हैं शीतलहरी। ठंडा के दिन में आप देखे होंगे कि ठंडी हवाएं चलती है दिसंबर जनवरी के महीना में, जिसको हम कहते हैं शीतलहरी। तो यही शीतलहरी यहाँ पे भारत के इन क्षेत्रों में आने लगती है, और आने के क्रम में जब उनमें आर्द्रता भी होती है थोड़ी बहुत, तो वो आकर के इन क्षेत्रों में वर्षा करा देती है। और ये हवाएं प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी कगार तक, इधर तक वर्षा कराती है और ठंडा भी बढ़ा देती है। दूसरी ओर जब ये हवाएं इधर चली आती है बहते हुए, तो इधर आने के बाद इधर भी ठंडा बढ़ाती है, और वापस यहाँ से फिर ये पहाड़ होने के कारण, हिमालय के श्रेणी होने के कारण, ये हवाएं अब ऐसे मुड़ जाती है टकरा करके, और बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण कर लेती है, इधर से ह्यूमिडिटी ग्रहण कर लेती है, और ग्रहण करने के बाद यहाँ पे तो बारिश नहीं करा पाती है क्योंकि ये समानांतर या पैरेलल होता है। लेकिन आंध्र प्रदेश का तटवर्ती और तमिलनाडु का क्षेत्र में ऐसे होने के कारण जब आप मैप देखेंगे तो कुछ इस तरह से है।
तो ये बाधा उसको मिलता है, और बाधा मिलने के कारण इन क्षेत्रों से टकरा करके ये हवाएं बारिश कराती है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी के महीने में शुरुआत होता है यहाँ से, हवाएं उठी, यहाँ पे नीचे उतरी, उधर की हवाएं जेट आई, यहाँ पे टकरा करके एंटी साइक्लोन बनाई, नीचे उतरी, संघनित हुई, पहाड़ों से ऊपर उठी, बारिश कराई, शीतलहरी आया, साइबेरियन हवा आई और मौसम को ठंडा किया। ठंडा हवा होने की वजह से ये एरिया हाई प्रेशर एरिया और इधर लो प्रेशर, अब इसके वजह से फिर यहाँ पे हवा इस ओर मुड़ गई। इधर से हवा भी इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, इधर से हवा ऐसे चलने लगी। अब एक नए तरीके का सिस्टम डेवलप हो जाता है और ये हवा फिर यहाँ पहुंचती है, फिर यहाँ से इधर घूमती है, घूम करके आर्द्रता ग्रहण करती है और इन क्षेत्रों में बारिश कराती है। तो इसी को हम कहते हैं शीतकालीन मानसून। जब हवा नीचे उतरती है यहाँ पर तो उसको कहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से नवंबर, दिसंबर, जनवरी के महीना में उत्तर पश्चिम क्षेत्र में बारिश होता है, क्योंकि जेट यहीं पर उतरता है। तो ये ऐसे कारण है, यहां से चला, यहां उतरा, उधर की हवा आई, यहां उतरी, उतर करके संघनित हुई, आर्द्रता ग्रहण की, ऊपर चढ़ी, ऊपर चढ़ के बारिश कराई, बारिश कराने के बाद फिर ऐसे चलने लगी। फिर क्या देख रहे हैं कि इधर से शीतलहरी भी या साइबेरियन हवा भी नीचे नीचे भी आ रही है। वो हवा आई, यहाँ का टेम्परेचर और डाउन कर दी। जब टेम्परेचर और डाउन कर दी तो इधर का टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण इधर से हवा ऐसे घूमने लगी, जिसको हम शीतलहरी कहने लगे। फिर ये हवा चले गई असम तक, उत्तर पूर्व तक। फिर यहाँ से पार जाने का इसको रास्ता नहीं मिला तो टकरा करके इधर घूम गई। इधर घूमी तो वही सूखी हवा जो बारिश इधर करा रही थी, अपना चैम्बर खाली कर चुकी थी, अब हल्की हो चुकी थी। तो जब वापस इधर आई तो इसको फिर से आर्द्रता मिल जाता है बंगाल की खाड़ी से, और उस आर्द्रता को ग्रहण करके जैसे ही आगे बढ़ती है तो उसको टकराव मिल जाता है तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र से। यहाँ पे टकराने के बाद फिर बारिश कराती है, बारिश कराने के बाद फिर ऐसे चली जाती है, ऐसे चले आने के बाद फिर इक्वेटर को पार करके ऐसे घूम जाती है और चले जाती है मकर रेखा के पास। फिर वहां से गर्म होकर के ऊपर उठेगी, उठ करके फिर जेट के रूप में यहाँ आएगी। तो ये प्रक्रिया चलते रहता है और यही है शीतकालीन मानसून। समझ में आया? जो सितंबर के महीने से शुरू होता है। समझ में आया?